हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी और जैसा कि हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसमें, लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी चूंकि हमारा प्रीलिम्स काफ़ी पास आ गया है तो इसलिए हम थ्योरी को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी थ्योरी के साथ। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरी किस बैकग्राउंड में दी गई, क्यों दी गई। तो अगर हमें जानना है कि हाउ द ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलॉन्ग द अर्थ, तो उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज है। कोई थ्योरी दी है एडवर्ड सुएज ने, दूसरी थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बाय अल्फ्रेड वैगनर, फिर आती है कन्वेक्शन करंट सेल, फिर आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग और फिर आती है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब हम एडवर्ड सुएज, इसका तो आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, तो हम एडवर्ड सुएज की थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं, तो हम ये थ्योरी ऑफ एडवर्ड सुएज क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो किसका कंसेप्ट यूज करती है, एडवर्ड सुएज का। अभी क्या है एडवर्ड सुएज, क्या है इसकी थ्योरी, इसने क्या प्रपोज किया था, बहुत ईजी है, 2 मिनट में सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार। एडवर्ड सुएज ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसने बताया था कि दैट द अर्थ हैज 3 लेयर्स। उसने अर्थ में कितनी लेयर बताई थी, 3 लेयर बताई थी। क्या आज भी हमारी अर्थ में 3 लेयर है, आंसर इज यस। क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 लेयर है। इसने भी 3 लेयर बताई थी, लेकिन जो एडवर्ड सुएज की 3 लेयर्स थी वो आज की लेयर से बिल्कुल डिफरेंट थी। एडवर्ड सुएज ने क्या बताया था, एडवर्ड सुएज ने 3 लेयर बताई थी। पहली का नाम था सियाल, दूसरी का नाम था सीमा और तीसरी का नाम था नाइफ। सियाल, सीमा एंड नाइफ। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तब ये क्या बताता है, देखिए इससे पहले जब ये थ्योरी दे रहा था उस समय कोई को नहीं पता था कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन कैसे डिवाइड है, अर्थ का इंटीरियर कैसा है। उस समय अर्थ को एक वेव्स की भी स्टडी नहीं की गई थी। तो इसने अपनी थ्योरी में बताया कि भाई अर्थ में 3 लेयर है। सबसे पहले कॉन्टिनेंट जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, जिसको इसने क्या बोला, इसने उसको बोला सियाल। कॉन्टिनेंट्स के थोड़ा सा अगर हम नीचे जाते हैं तो आ जाता है ओशन फ्लोर, जिसको इसने बोला सीमा। और जो इससे पूछा गया कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, अर्थ के कोर में क्या है, तो इसने बोला कि अर्थ के जो अंदर है वो सबसे डेंसेस्ट मेटल है, जिसको इसने बोला नाइफ। तो इसने 3 लेयर बताई, सियाल, सीमा एंड नाइफ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सियाल, सीमा एंड नाइफ। अब इसने क्या बोला, सियाल मतलब ये अपलिफ्टेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसने बोला सियाल्स आर द कॉन्टिनेंट्स। तो इसने क्या बोला, सियाल क्या है, कॉन्टिनेंट्स है। सीमा, इससे पूछा गया कि सीमा क्या है, तो इसने बोला सीमा इज ओशन फ्लोर। और नाइफ इसने बोला, तो इसने बोला नाइफ क्या है, अर्थ का इंटीरियर, कोर है उसका अर्थ का। तो ये चीजें आपको समझ में। इसने 3 लेयर कैसे बताई, सियाल, सीमा और नाइफ। अब सियाल का मतलब क्या है, तो इसने बोला सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इसने क्या बोला, सियाल मतलब क्या है, इससे पूछा गया जब कि सियाल मीन्स व्हाट, सो ही सेड सियाल मीन्स SI मीन्स सिलिका एंड AL मीन्स एल्यूमिनियम। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम। फिर सीमा मतलब SI मीन्स अगेन सिलिका, ओके, एंड Ma मतलब मैग्नीशियम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम, ओके। और सीमा क्या बनाता है, ओशन फ्लोर। और डेंसेस्ट क्या है जो अर्थ के अंदर है, तो इसने बोला नाइफ। नाइफ मतलब निकल एंड आयरन, Ni मतलब निकल एंड Fe मतलब आयरन। तो इसने ये टाइप से 3 लेयर बताई। लेकिन अब इसने आगे भी प्रपोज किया, इसने बोला ये जो 3 लेयर हैं, तो सियाल है, सीमा है, तो इसने बोला कि जो सीमा है चूंकि वो ओशन फ्लोर है, काफ़ी नीचे है, और उसके ऊपर सियाल रखा हुआ है। और सियाल किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो इसने बोला सीमा के ऊपर। सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। व्हाट डज इट मीन, कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग ओवर द ओशन फ्लोर। तो इसने ये चीज प्रपोज करी। तो इसने क्या बताया, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर द सीमा। तो यहां पर इसने बताया सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, मतलब कॉन्टिनेंट ओशन फ्लोर के ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट ओशन फ्लोर के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो बस इसने इतनी चीजें बताई, इसके आगे इसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। अब ये जो एडवर्ड सुएज का कंसेप्ट था, इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को किसने यूज कर लिया, अल्फ्रेड वैगनर ने। और उसने एक नई थ्योरी दी जिसका क्या नाम था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अभी चलते हैं एडवर्ड सुएज की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की तरफ। तो देख लेते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बताती है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी किसने थी, अल्फ्रेड वैगनर। और आप देख सकते हैं अल्फ्रेड वैगनर वॉज अ क्लाइमेटोलॉजिस्ट। अल्फ्रेड वैगनर कोई जियोलॉजिस्ट नहीं था, कोई वो ज्योग्राफी की थ्योरी नहीं दे रहा था, ही वॉज सिंपली स्टडिंग द क्लाइमेट। अब वो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट था और वो ये जानना चाहता था कि हाउ द माउंटेन्स आर क्रिएटेड, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ द माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। ये कौन जानना चाहता था, अल्फ्रेड वैगनर। एंड ही वॉज अ जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट। याद रखना ये जर्मनी में रहता था, जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट था। जानना चाहता था माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि ये क्लाइमेट की स्टडी करता था। अब जब इसको जानना था कि माउंटेन कैसा बना, तो उस समय जब ये थ्योरी दे रहा था अराउंड 1910 टू 1912,
उस समय एक कंसेप्ट चलता था हेरोल्ड जेफरी का कि माउंटेन कैसे बने। तो हेरोल्ड जेफरी बताता था माउंटेन कैसे बने, तो हेरोल्ड जेफरी बताता था कि माउंटेन्स आर रिंकल्स ऑन अर्थ सरफेस। माउंटेन्स क्या है, रिंकल्स हैं अर्थ सरफेस पे, झुर्रियां हैं अर्थ सरफेस पे। ये बताता था हेरोल्ड जेफरी कि जब अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म थी और जब वो ठंडी हो रही थी तो उस पर कुछ झुर्रियां पड़ गई और वो झुर्रियां क्या बन गई, माउंटेन्स। वैगनर इससे एग्री नहीं करता है एंड वैगनर चैलेंज द कंसेप्ट ऑफ हेरोल्ड जेफरी। अब हेरोल्ड जेफरी के कंसेप्ट को चैलेंज करेगा तो हेरोल्ड जेफरी बोलेगा कि आप ही बताओ माउंटेन्स का क्रिएशन कैसे हुआ। तो जब माउंटेन का क्रिएशन बताना था अल्फ्रेड वेगनर को, तो माउंटेन का क्रिएशन बताते बताते उसने एक पूरी थ्योरी दे डाली, जिस थ्योरी का नाम क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ही प्रपोज्ड अ थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ वेगनर एक्नॉलेजेस, क्या लिखा हुआ मैंने पढ़िए, वेगनर एक्नॉलेजेस एडवर्ड सुएज डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ इंटीरियर दैट इज सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। वेगनर ने किसका कंसेप्ट यूज किया, एडवर्ड सुएज का, जो हमने 2 मिनट पहले देखा है, वो 3 लेयर बताता, सियाल, सीमा एंड नाइफ। तो इसने सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा मतलब कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग ओवर ओशन फ्लोर का कंसेप्ट यूज किया है। किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। किसकी, अपनी थ्योरी में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या बताता है एडवर्ड सुएज अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। तो देखो एडवर्ड सुएज क्या बोलता है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। एडवर्ड सुएज सबसे पहले बताता है कि आज जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी लैंडमास हैं जो वाटर के ऊपर हैं, जिसको ये सियाल बोलता है, सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम, तो बोलता है जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक सिंगल लैंडमास का पार्ट हुआ करते थे। ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर वंस पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंडमास नेम्ड पेंजिया। उसका नाम क्या था, पेंजिया। अभी पेन मतलब क्या होता है, तो जर्मन में पेन का मतलब होता है ऑल एंड जिया का मतलब होता है लैंडमास। ऑल द लैंडमास वर वंस पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंडमास नेम्ड पेंजिया। अब सारे लैंडमास एक थे, मतलब सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, बहुत बड़ा होता था। और फिर अगर एक ही कॉन्टिनेंट होता था तो ओशन भी एक ही बचा। तो पेन मतलब ऑल होता है एंड थलाजा मीन्स वाटर। ऑल द वाटर और ऑल द ओशन वर वंस पार्ट ऑफ अ सिंगल वाटर बॉडी नेम्ड पेंथलाजा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी ध्यान से देखोगे तो इसने पेंजिया की लोकेशन कहाँ बताई है। सो ही सेड दैट द पेंजिया वाज लोकेटेड समवेयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर भाई ऊपर का हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हाफ सदर्न हेमिस्फीयर। सो ही सेड द पेंजिया वाज लोकेटेड समवेयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। फिर क्या हुआ, अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो, कितने साल पहले, 200 मिलियन ईयर्स एगो दिस पेंजिया ब्रेक्स। ये पेंजिया क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट। नॉर्थ पार्ट को इसने बोला लॉरेजिया। क्या बोला नॉर्थ पार्ट को, लॉरेजिया। हिंदी में कुछ बुक्स में इसको लिखते हैं अंगारा। तो नॉर्थ पार्ट में टूटा तो नॉर्थ को बोला इसने लॉरेजिया और साउथ को बोला इसने गोंडवाना। आप सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, मतलब इंडिया पहले तो साउथ पोल के पास हुआ करता था, राइट। तो इसने बोला कि पेंजिया टूट गया कब, 200 मिलियन ईयर्स एगो इन द नॉर्थ एंड साउथ। अब जब पेंजिया ब्रेक होगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, नॉर्थ और साउथ, तो उसके बीच में यहाँ पर वाटर बॉडी आ जाएगी कि नहीं, उसके बीच में वाटर आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। और नैरो वाटर बॉडी जो 2 लैंडमास के बीच ट्रैप हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सी। तो इसने उसको नाम भी दिया, क्या नाम दिया इसने, टेथीस सी। क्या नाम दे दिया इसने उसको, टेथीस सी। तो लॉरेजिया और गोंडवाना के बीच जो वाटर बॉडी आ गई, इसने उसको क्या बोला, टेथीस सी। तो ये थ्योरी किसने दी, अल्फ्रेड वेगनर ने। क्या बताया, पेंजिया और पेंथलाजा के बारे में बात करा। पेंजिया ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर 2 पार्ट में टूट गया, लॉरेजिया और गोंडवाना। अब ब्रेक होने के बाद इसने मूवमेंट शुरू कर दिया। ब्रेक होने के बाद पेंजिया ने क्या किया, मूवमेंट शुरू कर दिया। ये कॉन्टिनेंट्स ने मूवमेंट शुरू कर दिया, लेकिन ये यही नहीं रुका। इसने ये बताया कि कॉन्टिनेंट्स किस डायरेक्शन में मूव करे। तो इसने 2 डायरेक्शन बताए। सबसे पहले पेंजिया कहाँ था, सदर्न हेमिस्फीयर में, आपको ध्यान रखना है। अब इसने बोला कि जो कॉन्टिनेंट्स थे या तो ये नॉर्थ में मूव कर गए या तो ये वेस्ट में मूव कर गए। तो कॉन्टिनेंट्स कहाँ मूव करे, आइदर इन द नॉर्थ और इन द वेस्ट। इंडिया भी नॉर्थ में ही मूव करा ना, तभी तो गोंडवाना से आज यहाँ आ गया। पहले इंडिया यहाँ हुआ करता था, गोंडवाना का पार्ट था। आज इंडिया कहीं यहाँ पर कहीं पर बैठा हुआ है, बिल्कुल। तो इंडिया ने भी नॉर्थवर्ड जर्नी करी होगी। तो कॉन्टिनेंट्स कहाँ मूव करे, आइदर इन द नॉर्थ और इन द वेस्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो, इसने बताया क्या था, कॉन्टिनेंट को ये क्या बोलेगा, पेंजिया इसके लिए क्या था, तो आप लोग बोलोगे सियाल। पेंजिया इसके लिए क्या था, तो आप लोग बोलोगे सियाल। और ओशन फ्लोर इसके लिए पेंथलाजा क्या था, तो आप लोग बोलोगे सीमा। और इसने कंसेप्ट यूज करा था एडवर्ड सुएज का। और एडवर्ड सुएज बताता था दैट द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग एंड ड्रिफ्टिंग ओवर द ओशन फ्लोर। अगर कॉन्टिनेंट ओशन फ्लोर के ऊपर ड्रिफ्ट करेंगे तो वो उसको खरोंच मारेंगे, स्क्रैप कर देंगे, राइट। तो इसी कंसेप्ट को इसने यूज करके अपने आगे की थ्योरी को प्रपोज किया। अभी जल्दी से देख लेते हैं क्या बताता है।
ये थ्योरी को, इस कंसेप्ट को यूज करके वैगनर ने बहुत सारी चीजें बताई। सबसे पहले तो वो ये बताएगा कि माउंटेन कैसे बने, क्योंकि उसका मेन पर्पस वही था, हाउ द माउंटेन्स आर क्रिएटेड। तो सबसे पहले इसने बताया हाउ द फोल्ड माउंटेन्स आर क्रिएटेड। ये सारे माउंटेन्स नहीं बता पाए, सिर्फ क्या बताया, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माउंटेन बताता, दैट इज फोल्ड माउंटेन। फिर इसने बताया कि दुनिया में इतने सारे आइलैंड हैं और आइलैंड आर्क्स कैसे बनी, आइलैंड एंड आइलैंड आर्क्स के बारे में बताता है। फिर अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस के बारे में भी ये प्रपोज करता है। तो अभी एक एक करके हम लोग समझते हैं, और उसके बाद थ्योरी देते से ये एक लाइन बोलता है, क्या बोलता है, ऑल द लैंडफॉर्म्स, फिनोमेना एंड द इवेंट्स आर ऑल रिलेटेड टू द ब्रेकअप ऑफ सियालिक कॉन्टिनेंट एंड देयर मूवमेंट। सियालिक कॉन्टिनेंट्स मीन्स पैंजिया। तो अभी देखेंगे क्या बताता है। सबसे पहले क्या बताता है, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। अब माउंटेन कैसे बने होंगे भाई, ध्यान से समझना, माउंटेन कैसे बने होंगे, बिल्कुल ईजी है। सारे कॉन्टिनेंट्स का इसने डायरेक्शन बताया, कौन सा किस डायरेक्शन में मूव किया, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कहाँ मूव करा, तो इसने बोला वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। अगर कॉन्टिनेंट ओशियन फ्लोर के ऊपर मूव करेगा तो वो उसको स्क्रैप करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और अगर स्क्रैप करेगा तो उसके सेडिमेंट्स उसके आगे ही पाइल अप हो जाएंगे, बिल्कुल। तो यहां पर उसने बोला कि देखो ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर जब साउथ अमेरिका मूव करा तो इधर एक माउंटेन बन गया, उसका क्या नाम था, तो इसने बोला एंडीज। क्या बन गया, एंडीज। जब नॉर्थ अमेरिका मूव करा वेस्ट डायरेक्शन में तो इधर पर भी एक कॉन्टिनेंट बन गया, उसका नाम क्या था, रॉकीज। क्या नाम था उसका, रॉकीज। तो ध्यान रहेगा। तो ये कैसे बता रहा, माउंटेन्स कैसे बने, एंडीज एंड रॉकीज। नहीं दिखाई दे रहा क्या, रेड पेन से लिख देता हूँ, ये वाले माउंटेन कौन से बने, तो आप लोग बोलोगे एंडीज। यहाँ पर रब करके फिर से बना देता हूँ। इसने क्या बोला, जब कॉन्टिनेंट मूव करा, साउथ अमेरिका किस डायरेक्शन में मूव करा, वेस्ट में, तो यहाँ पर सारा का सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया और ये क्या बन गया, एक माउंटेन टाइप बन गया। क्या नाम दिया इसका माउंटेन का, एंडीज। जब नॉर्थ अमेरिका मूव करा तो यहाँ पर भी एक माउंटेन रेंज बन गई आगे आगे, क्यों, क्योंकि ओशियन फ्लोर स्क्रैप हो गया। क्या नाम दिया उसका, रॉकीज। क्या नाम दिया उसका, रॉकीज। जब अफ्रीका मूव किया नॉर्थ साइड तो यहाँ पर भी एक माउंटेन बन गया। क्या नाम दिया उसका, एटलास। क्या नाम दिया उसका, एटलास। तो ये क्या कर रहा है, ये बड़े बड़े माउंटेन और माउंटेन रेंजेस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसने बता दिया कुछ माउंटेन्स कैसे बने, राइट। तो पहला आंसर इसने दिया कि माउंटेन्स कैसे बने, लेकिन इसने सारे माउंटेन्स नहीं बताए। अभी ध्यान से देखना, क्या इसने ये बताया कि हिमालयास कैसे बने, क्या इसने ये बताया हिमालयास कैसे बने, हिमालयास के बारे में इसने बात करी, नहीं करी। क्यों, क्योंकि हिमालयास क्या कोस्ट पे बन रहे हैं, ये सारे के सारे माउंटेन्स इसने जो बताए कोस्ट पे बन रहा है। क्या हिमालय कोस्ट पे बन रहा है, नहीं, ये तो कॉन्टिनेंट साइड है। तो ये क्या बोलता है, हिमालयास आर एक्सेप्शन। ये एक अपवाद है, हमें नहीं पता कैसे बने, वो एक्सेप्शन है। बट ऐसा गलत है, क्योंकि हिमालयास नहीं, यहाँ से पूरा एल्प और एल्पाइन यूरोपियन सिस्टम चलता है, इंडोनेशियन रेंज चलती है, इनमें से किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस बताता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो ये बताता फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने। अब दूसरा ये क्या बता रहा था, आप लोग ध्यान से देखोगे, दूसरा बताता फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड एंड आइलैंड आर्क्स। ये बताता आइलैंड कैसे बने और आइलैंड आर्क्स कैसे बनी। तब ध्यान से देखना, इसने क्या प्रपोज किया था कि कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। अब अगर साउथ अमेरिका इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो कुछ उसके टुकड़े बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन पीछे टूट टूट के गिरते जाएंगे। तो इसने क्या बोला, ये क्या है, साउथ सैंडविच आइलैंड्स। ये कौन से आइलैंड्स है, साउथ सैंडविच आइलैंड। तो जब साउथ अमेरिका मूव करा तो पीछे कुछ उसके टुकड़े गिर गए, बिल्कुल। नॉर्थ अमेरिका मूव करा तो उसके पीछे कुछ ये टुकड़े गिर गए, कैरिबियन आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज वगैरह, जमाइका, किंगस्टन जहाँ पर है, राइट। अफ्रीका जब मूव करा तो पीछे टूट के क्या गिर गया, तो आप बोलोगे मेडागास्कर गिर गया, है ना। तो ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या बताता है, कैसे आइलैंड पीछे टूट टूट के गिरते गए। फिर इसने बोला कि जो ऑस्ट्रेलिया मूव करा तो पीछे क्या गिर गया, न्यूजीलैंड गिर गया। इंडिया मूव करा तो पीछे क्या रह गया, तो इसने बोला श्रीलंका गिर गया, इंडोनेशिया वगैरह गिर गया एशिया के कारण। तो ये क्या बता रहा, आइलैंड और आइलैंड आर्क्स कैसे बने। लेकिन ये भी इसका गलत था, ये भी इसका गलत था। क्यों, क्योंकि जब इसने बताया कि मेडागास्कर किससे टूट के गिरा है, तो ये बोलता अफ्रीका से। लेकिन जब मेडागास्कर के रॉक्स, उनकी एज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की गई तो पता चलता है कि मेडागास्कर के रॉक्स अफ्रीका से मैच नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स मेडागास्कर वाज नॉट पार्ट ऑफ अफ्रीका, वो अफ्रीका का पार्ट नहीं था। ऐसे ही श्रीलंका के रॉक्स इंडिया से मैच नहीं कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, श्रीलंका वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा कैसे ही हुआ है, जो साउथ सैंडविच आइलैंड थे साउथ अमेरिका से मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में, इसने दो चीज़ें बताई, दोनों को धीरे धीरे क्या किया गया, क्रॉस कर दिया गया। तो इसने, और तीसरी चीज इसने क्या बताई कि अर्थक्वेक और वोल्केनोस कहाँ आते हैं भाई, जहां पर भी धरती का मूवमेंट होता है, वेर एवर द अर्थ मूव्स और शेक्स, अर्थक्वेक ऑकर्स। अर्थक्वेक का मतलब होता है सडन वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस। अगर कॉन्टिनेंट्स मूव करेंगे तो वो वाइब्रेट करेंगे और अर्थक्वेक तो आएगा ही। और अर्थक्वेक के कारण कई बार क्या होता है, ओशियन फ्लोर स्क्रैप होकर छिल जाता है, जिसके कारण नीचे से लावा बाहर आ जाता है। तो इसने वोल्केनिज्म को भी बताने की कोशिश की है। तो ये इसने दो चीजें बताई, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड
आइलैंड एंड आइलैंड आर्क्स। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इससे पूछा गया कि भाई ये जो आप थ्योरी दे रहे हो, ये जो आप अपनी थ्योरी बता रहे हो, उसके कुछ एविडेंसेस दो। क्या बोला गया? उसके कुछ एविडेंसेस दो। आप किस बेसिस पर अपनी थ्योरी को दे रहे हो? तो इसने एविडेंसेस दिए, मेनली कितने दिए? 4। इसने कितने एविडेंस दिए? 4। पहला एविडेंस क्या था? जिसका नाम था कोस्ट लाइन फिट। दूसरा एविडेंस का क्या नाम था? स्ट्रक्चरल एविडेंस। तीसरे एविडेंस का नाम था फॉसिल एविडेंस। और जो लास्ट मेरा एविडेंस है उसका नाम है पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस। तो इसने मेनली 4 एविडेंसेस प्रपोज किए। अब वन बाय वन चलते हैं। पहले का नाम क्या है? कोस्ट लाइन फिट, या जिसको ये बोलता है जिगसॉ पजल। अब देखते हैं ये कोस्ट लाइन फिट नाम का एविडेंस क्या है। अब इसने बताया था कि भाई सारे कॉन्टिनेंट्स एक समय एक ही बॉडी का पार्ट थे, पेंजिया से ही टूटे हैं। बिल्कुल, अगर सारे के सारे कॉन्टिनेंट पेंजिया से टूटे हैं तो अगर मैं उन कॉन्टिनेंट्स को पास में लाऊंगा तो प्रॉपर फिट हो जाना चाहिए। अगर मैं पेन को बीच में से ब्रेक कर दूं और पास लाऊंगा तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसने बोला कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है। इसने क्या किया? ध्यान से देखना, इसने क्या किया? इसने अफ्रीका को साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन से मैच किया। कैसे? इसने बोला भाई साउथ अमेरिका और अफ्रीका पहले एक हुआ करते थे, तो ये जो अफ्रीका का जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। और बिल्कुल होता भी है। इवन 1000 मीटर्स की डेप्थ पे जाते हैं तब तो और होता है। लेकिन आज इन दोनों के बीच में क्या है? बहुत बड़ा अटलांटिक ओशन है ना, हजारों किलोमीटर ये दूर हो गए, लेकिन एक समय ये दोनों एक ही हुआ करते थे। ऐसा का ऐसे इसने नॉर्थ अमेरिका को ग्रीनलैंड के साथ जोड़ा, ये ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड को किसके साथ जोड़ा? यूरोप के साथ जोड़ने की कोशिश करी, और ये भी एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है। बिल्कुल। फिर इसने क्या किया? इंडिया को किसके साथ जोड़ा? ऑस्ट्रेलिया के साथ और अंटार्कटिका के साथ। क्यों? क्योंकि इंडिया पहले कहाँ पर था? गोंडवाना में था। ये चीज़ आपको पता है। तो इंडिया वर वंस पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया को अंटार्कटिका से जोड़ा, और इसने बोला ये लोग परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये इसने क्या किया? कोस्ट लाइन को फिट करने की कोशिश करी। इसलिए इस एविडेंस को क्या गया? बोला गया कोस्ट लाइन फिट। और जिगसॉ पजल, जो अपन बचपन में खेलते थे ना, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने वाला, वो। तो कोस्ट लाइन फिट या जिगसॉ पजल क्या है आपको समझ में आया। लेकिन इस एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया, ये बोल करके कि नहीं, दिस इज अ मेयर कोइंसिडेंस, ये एक इत्तेफाक है खाली, जो इनकी कोस्ट लाइन ऐसी दिखाई दे रही है, आप और कोई प्रूफ दो। तो इसने उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ दिया। उसका क्या नाम था? तो हम लोगों ने देखा था, उसका नाम था स्ट्रक्चरल एविडेंस। अब स्ट्रक्चरल एविडेंस का मतलब क्या होता है? स्लाइड मैंने गलत चेंज कर दी। अब नेक्स्ट एविडेंस जो इसने दिया था उसका क्या नाम था? स्ट्रक्चरल एविडेंस। अब स्ट्रक्चरल एविडेंस का मतलब क्या होता है? इसने स्ट्रक्चर्स की स्टडी करी। स्ट्रक्चर्स मतलब इसने किसकी स्टडी करी? इसने रॉक्स की स्टडी करी। रॉक्स में क्या स्टडी करी इसने? रॉक्स की एज की स्टडी करी, रॉक्स के केमिकल कॉम्पोजिशन की स्टडी करी, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करी, राइट। तो इसने रॉक्स के बारे में स्टडी किया और दूसरा एविडेंस दिया जिसका क्या नाम था? स्ट्रक्चरल एविडेंस। अभी समझे स्ट्रक्चरल एविडेंस क्या है भाई। इसने क्या बताया था कि सारी की सारी चीजें, सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक सिंगल कॉन्टिनेंट से ही ब्रेक हुए हैं। अगर मान लो इंडिया और श्रीलंका एक होता तो दोनों के रॉक्स भी एक जैसे होना थे, बिल्कुल। तो इसने क्या किया भाई, ये बताता साउथ अमेरिका किससे जुड़ा हुआ था, तो ये बोलता है अफ्रीका से। ऐसे ही बोलता है ये क्या बोलता है? साउथ अमेरिका किससे जुड़ा हुआ था? अफ्रीका से। तो इसने बोला कि जैसे रॉक साउथ अमेरिका में मिलते हैं हमको, उसी टाइप से रॉक्स कहाँ देखने को मिलते हैं? अफ्रीका पे। तो देखो ध्यान से, ये जो अफ्रीका का पोर्शन है हम इसको बोलते हैं गिनी कोस्ट। क्या बोलते हैं? गिनी कोस्ट। तो ये जो गिनी कोस्ट है ना, इसके रॉक्स ये किससे मिलाता है? साउथ अमेरिका में। यहाँ पर है ब्राज़ील, तो उसको बोलते हैं ब्राज़ीलियन प्लेटू। तो ये बोलता है जो ब्राज़ीलियन प्लेटू में जो रॉक्स हैं, जो उनकी एज है, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो किससे मैच करती है? गिनी कोस्ट से। और यहाँ पर एक है माउंट लोमा। कौन सा माउंटेन है? माउंट लोमा। तो बोलता है माउंटेन लोमा किससे मैच करता है? ब्राज़ीलियन प्लेटू से। फिर दूसरा एविडेंस भी देता है, ये नीचे कौन सी कंट्री है? तो आप लोग बोलोगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, केप टाउन वगैरह आपने नाम भी सुना होगा। तो बोलता है साउथ अफ्रीका में क्या है? तो ये बोलता है गोल्ड माइंस। क्या है साउथ अफ्रीका में? तो बोलता है गोल्ड माइंस। अब ये बोलता है कि अगर साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस हैं, इसका मतलब उनके पेरेंट रॉक में गोल्ड होना चाहिए, खदानों में गोल्ड होना चाहिए, नीचे भी गोल्ड होना चाहिए। ये बोलता है सरफेस पे तो गोल्ड है लेकिन पेरेंट रॉक में गोल्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सरफेस के जो पेरेंट रॉक थे वो तो कहाँ चले गए? तो ये बोलता है वो तो चले गए अर्जेंटीना। वो कहाँ चले गए? अर्जेंटीना। तो ये बोलता है साउथ अफ्रीका में सरफेस पे गोल्ड है लेकिन पेरेंट रॉक में गोल्ड मिसिंग है। क्यों? क्योंकि पेरेंट रॉक में कहाँ गोल्ड मिलता है? अर्जेंटीना। क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंट एक समय एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसने इसको क्या नाम दिया? स्ट्रक्चरल एविडेंस। क्या नाम दिया इसने उसको? स्ट्रक्चरल एविडेंस। ध्यान रहेगा। फिर इसने कुछ और भी चीजें बताई। स्ट्रक्चर्स मतलब रॉक्स वगैरह की स्टडी कर रहा था। अब ये इंडिया पे आ गया। और इसने क्या बोला कि भाई इंडिया में यहाँ पर क्या है? मेरा उड़ीसा। क्या है यहाँ पर? मेरा उड़ीसा। क्या उड़ीसा में आज के समय ग्लेशियर जमते हैं?
क्या आज उड़ीसा में ग्लेशियर देखने को मिलते हैं? आंसर इज नो। देखो, ओले गिरना और ग्लेशियर में अंतर रहता है। ग्लेशियर कब बनता है? जब बर्फ की एक लेयर गिरी, उस पर और एक लेयर गिरी, लेयर पे लेयर गिरती जा रही, बर्फ अपने ही वेट से कंप्रेस होकर बहुत बड़ी आइसी बॉडीज बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। क्या उड़ीसा में ग्लेशियर मिलते हैं? आंसर इज नो। लेकिन उड़ीसा में ग्लेशियर के एविडेंसेस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कि भाई जब भी ग्लेशियर रहता है सरफेस पर, मान लो ये ग्लेशियर रखा हुआ है, अब गर्मी आती है तो ग्लेशियर पिघल के मूव करता है। अगर वो मूव करता है ना तो आगे की मिट्टी को थोड़ा सा उठा देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये ग्लेशियर था, अब अगर ये मूव करेगा तो आगे की मिट्टी को हल्का सा ये ऐसे उठा देगा। तो ध्यान रहेगा आपको, जब भी ग्लेशियर मूव करेगा तो आगे की मिट्टी को उठा देगा, और उसको हम बोलते हैं मोरेन्स। क्या बोलते हैं? मोरेन्स। तो ये बोलता है कि उड़ीसा में ग्लेशियर तो नहीं है, लेकिन ग्लेशियल मोरेन्स अभी भी मिलती हैं। इसका क्या मतलब था? कि एक ना एक समय इंडिया में भी बर्फ जमती होगी। और ये बताता है क्यों? क्योंकि इंडिया वॉज वंस पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और वो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था। तो जब इंडिया साउथ पोल के काफ़ी पास था तब वहाँ ग्लेशियर हुआ करते थे, जिसके कारण वहाँ मोरेन्स बन गए। तो ये चीज़ समझ में आई। तो ये इसने क्या बताया? स्ट्रक्चरल एविडेंस, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, रॉक्स वगैरह की बात कर रहा है, उनकी एज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है। अभी तीसरा एविडेंस इसका क्या था? तीसरा एविडेंस था इसका फॉसिल एविडेंस। अब इसने किसकी बात करी? फॉसिल एविडेंस की बात करी। देखो, स्ट्रक्चरल एविडेंस को भी फेल कर दिया गया उसकी लाइफ में। क्यों फेल कर दिया गया भाई? वो क्या बता रहा था? ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चरल एविडेंस में क्या बता रहा था? वो तो ये बोलता था मेडागास्कर अफ्रीका का पार्ट है, श्रीलंका इंडिया का पार्ट है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, यहाँ पे साउथ सैंडविच आइलैंड साउथ अमेरिका का पार्ट है, और ये वाले कैरिबियन आइलैंड नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। यही बता रहा था ना वो। लेकिन जब स्टडी करी गई तो पता चला कि जो मेडागास्कर के रॉक्स है वो अफ्रीका के रॉक्स से मैच नहीं होते, जो श्रीलंका है वो इंडिया से मैच नहीं हो रहा है, जो न्यूजीलैंड के रॉक्स है उनकी एज है वो ऑस्ट्रेलिया से मैच नहीं हो रही है। ठीक है, साउथ सैंडविच आइलैंड की एज और उनके रॉक्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वो साउथ अमेरिका से मैच नहीं हो रही हैं। ये एविडेंस को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद उसने अपना एक तीसरा एविडेंस दिया, जिसका क्या नाम था? फॉसिल एविडेंस। अब ये फॉसिल एविडेंस में किसकी बात करता है? तो फॉसिल एविडेंस में बात करता है छोटी छोटी छिपकलियों की। देखना कैसे छोटी छोटी छिपकलियों की बात करता है। भाई ये बोलता है कि हमें जिस टाइप के फॉसिल साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, वैसे के वैसे फॉसिल हमको कहाँ देखने मिलते हैं? ये बोलता अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पहले एक समय जुड़े हुए थे। आज इनके बीच में बहुत बड़ा अटलांटिक ओशन है, लेकिन दोनों एक समय किसका पार्ट थे? एक दूसरे के। और ये जो फॉसिल की एविडेंस स्टडी करता है ना, ये फॉसिल कोई बड़ी मछलियाँ नहीं लेता है, ये छोटी छोटी लिजर्ड्स लेता है। लिजर्ड्स मतलब छिपकलियाँ। अब ये बोलता है कि भाई लाइफ एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकती है, लेकिन ये दोनों आज एक दूसरे से लैंडमास से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या एक छोटी सी छिपकली 20,000 किलोमीटर का ओशन क्रॉस करके अफ्रीका आ सकती है? तो ये बोलता आंसर इज नो। क्यों? ये बोलता एक समय जब ये दोनों एक ही थे तो छिपकलियां दोनों तरफ घूमती थी, फिर ये धीरे धीरे आपस में दूर होते गए और छिपकलियां भी डिवाइड हो गई। तो ये फॉसिल की स्टडी करके हमको बताता है, और उस एविडेंस को ये क्या बोलता है? फॉसिल एविडेंस। तो ध्यान रहेगा आपको, फॉसिल एविडेंस में किसकी स्टडी करता है? छोटी छोटी छिपकलियों की। देखो, पहले ये दोनों जुड़े हुए थे, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, बिल्कुल। तो जो छोटी छोटी लिजर्ड थी पहले वो दोनों जगह फैली हुई थी, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बिल्कुल। तो ये जो छोटी सी छिपकली है ये दोनों तरफ घूमती रहती थी, लेकिन आज ये आपस में बहुत दूर हो गए, जिसके कारण अटलांटिक ओशन जो है वो फॉर्म हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ पर इंडिया दिख रहा है, किसके साथ जुड़ा है? ऑस्ट्रेलिया के और अंटार्कटिका के, राइट। इंडिया किसके साथ जुड़ा है? इनके साथ जुड़ा हुआ है। और ये दिख रहा है, ये पुराना एविडेंस पहले इंडिया में दिख रहा है, व्हाइट कलर के क्या जमे हुए हैं? ग्लेशियर जमे हुए हैं। तीनों एविडेंसेस मैंने बताया। अब जो हम हैं, एक बार जो तीसरा एविडेंस है उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरा एविडेंस जो था इसका, दैट इज द फॉसिल एविडेंस, वो इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? भाई मैंने सारा एक एक करके बताया। कोस्ट लाइन फिट को क्यों रिजेक्ट किया? बोला इट वाज अ मेयर कोइंसिडेंस। दूसरा था स्ट्रक्चरल एविडेंस, तो बोला नहीं भाई मेडागास्कर के रॉक्स अफ्रीका से मैच नहीं करते हैं और श्रीलंका इंडिया से मैच नहीं करता, मतलब आपकी एविडेंस गलत है। तीसरा एविडेंस जो था इसका, दैट इज द फॉसिल एविडेंस, उसको कैसे रिजेक्ट किया? अब भाई ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखो। ये बोलता है कि सारी की सारी लाइफ फॉर्म एक समय एक ही जगह हुई, उसके बाद कॉन्टिनेंट्स ब्रेक होकर दूर चले गए, जिसके कारण लाइफ फॉर्म क्या हो गई? डिवाइड हो गई। वैगनर तो ये भी बताता है कि सारे के सारे ह्यूमंस कहाँ इवॉल्व हुए थे, तो ये डार्विन के कंसेप्ट को यूज करके बोलता है सारे के सारे कहाँ पैदा हुए थे? अफ्रीका में। और बाद में धीरे धीरे सब लोग ह्यूमन बींग्स भी क्या हुआ? दूर दूर फैल गए। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी बोलती है कि नो, इट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी एक नई थ्योरी देती है जिसको बोलते हैं द थ्योरी ऑफ होम्योप्लेसी। क्या थ्योरी देते हैं वो? होम्योप्लेसी। अब ये थ्योरी ऑफ होम्योप्लेसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल इवोल्यूशन। ये पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब क्या है? पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब का है कि लाइफ एक जगह से ज़्यादा जगह भी इवॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर पानी गिरता है अपने यहाँ पर कहीं पर भी,
गड्ढों में पानी भर जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक मछलियां आ जाती हैं। अब क्या किसी ने उन मछलियों को लाके छोड़ा है, कोई नदी से लेकर के आया उनको छोड़ा है? नहीं, वहाँ फेवरेबल कंडीशन बनी और लाइफ क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, पैरेलल इवोल्यूशन हो गया। नर्मदा नदी में हुई, गंगा नदी में हुई, वो गटर में भी हो गई। तो ये क्या हो रहा है, पैरेलल इवोल्यूशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं द थ्योरी ऑफ होमोप्लेसी। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोला कि भाई नहीं, अफ्रीका में जो छिपकलियां हैं वो अलग पैदा हुई, साउथ अमेरिका में जो छिपकलियां हैं वो अलग पैदा हुई, वो पैरेलली इवॉल्व कर गई। क्यों? क्योंकि वहां पर एक जैसा उनको एटमॉस्फेयर मिला, एक जैसा उनको क्लाइमेट देखने को मिल गया। तो इसका जो तीसरा एविडेंस था उसको भी क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अब इसने बहुत खतरनाक एविडेंस दिया जिसका क्या नाम था, द पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस। तो पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, पेलियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड, और क्लाइमेटिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द क्लाइमेट। सो ये जो पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ओके, एंड क्लाइमेटिक मीन्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट। अब जो इसने लास्ट एविडेंस दिया जिसका क्या नाम था, पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस, इट इज येट टू बी चैलेंज। इसको आज तक कोई रिजेक्ट नहीं कर पाया। ये तीन को तो रिजेक्ट कर दिया वन बाय वन, लेकिन जो चौथा है उसको आज तक कोई रिजेक्ट नहीं कर पाया। इट इज येट टू बी चैलेंज, और आज भी इसकी ये सारी बातें बिल्कुल सही लगती हैं। अब देख ले पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस में बताता क्या है भाई, ध्यान से देखना। ये क्या बताता है, सबसे पहले बात करता है कोल की। किसके बारे में बात करता है, ये कोल की। अब अगर मैं सिंपल बारे में बात बताऊं आपको, तो भाई कोल क्या है, तो आप बोलोगे सर कोल इज़ अ काइंड ऑफ फॉसिल। कोल क्या है, एक फॉसिल है। कोल बनता कैसे है, जब लकड़ी हजारों लाखों साल के लिए ज़मीन के अंदर दब जाती है तब कोल बनता है। अब कोल बनता कैसे है, अगर हार्डवुड ट्रीज, कैक्टस नहीं बनेगा कोल, कम चांसेस है अच्छी क्वालिटी का कोल बनने के लिए। जो कड़क लकड़ी है अगर वो पानी के अंदर, ये ज़मीन के अंदर हजारों सालों के लिए दफन हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, कोल बन जाएगा, फॉसिल बन जाएगा। बिल्कुल सही। अब कोल अच्छा कब बनता है, जब वो जितने लंबे समय के लिए अंदर दफन होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्डवुड ट्रीज कहाँ मिलते हैं, तो आप बोलोगे इक्वेटर के पास। भाई हार्डवुड ट्रीज कहाँ मिलते हैं, देखो जहाँ ज़्यादा पानी होता है ना, वहाँ पेड़ कैसे रहते हैं, एकदम कड़क रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ों को अपने अंदर पानी स्टोर करने की जरूरत है क्या, आंसर इज नो। वहाँ ज़्यादा पानी है, उनको वाटर लॉगिंग से बचना है तो वो अपने अंदर पानी स्टोर करेंगे, आंसर इज नो। तो उनकी ट्रीज की जो वुड रहती है वो कैसी हो जाती है, काफ़ी हार्ड। उनका स्टेम कैसा रहता है, हार्ड। ऑन द अदर हैंड अगर मैं डेजर्ट में जाऊँ, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो जो भी प्लांट्स वगैरह रहते हैं वो अपनी बॉडी में पानी स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, एलोवेरा, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में, अपने स्टेम में क्या स्टोर कर लेते हैं, पानी। इवन उनकी लीव्स तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बोलता है कि जो हार्डवुड ट्रीज थे जो इक्वेटर के पास हुआ करते थे, तो ये क्या बताता है, आप ध्यान से देखना। ये बोलता है जो हार्डवुड ट्रीज थे जो इक्वेटर के पास थे वही कोल बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये बोलता है कि यहाँ पर यूरोप में एक कंट्री है, उसका नाम है जर्मनी। क्या नाम है उसका, कंट्री का नाम है जर्मनी। भाई आज जर्मनी कहाँ है, तो आप बोलोगे इक्वेटर से बहुत दूर है। आज जर्मनी में आज के समय में कोई हार्डवुड ट्रीज ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जर्मनी और फ्रांस की जो बॉर्डर है जिसको रूर वैली बोलते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी क्या मिलती है हमको, कोल फील्ड्स। कोल फील्ड मतलब कोयला मिलता है, बहुत बढ़िया देखने को। अब ये कोयला आया कहाँ से, जब वहाँ तो ट्रीज है ही नहीं, तो कोयला आया कहाँ से। तो अल्फ्रेड वेगनर बोलता है कि जब पेंजिया बना हुआ करता था, जब पेंजिया था, तब पहले जर्मनी कहाँ था, मैं ये डायग्राम में दिखाता हूँ। तो बोलता है कि भाई जब पुरानी बातें थी तो पहले इनिशियली जर्मनी कहाँ हुआ करता था, यहाँ। इनिशियली वो क्या बताता, जर्मनी कहाँ हुआ करता था, यहाँ हुआ करता था। जर्मनी मतलब पहले किसके पास था, काफ़ी इक्वेटर के पास था। यही मेरा इक्वेटर है, राइट। तो पहले जर्मनी किसके पास था, इक्वेटर के पास था। अगर जर्मनी पहले इक्वेटर के पास था और कुछ लाखों करोड़ों साल वो इक्वेटर के पास रहा होगा, तो वहाँ पर क्या हो गए होंगे, तो आप बोलोगे हार्डवुड ट्रीज, क्योंकि इक्वेटर पर तो बहुत पानी गिरता है और हार्डवुड ट्रीज हो गए होंगे, उसके कारण वो दफन भी हो गए होंगे। अब धीरे धीरे कुछ लाखों करोड़ों साल में आज जर्मनी कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया है। आज वहाँ पे ट्रीज तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या मिलता है, कोल मिलता है। क्यों? क्योंकि कोल तो लाखों करोड़ों साल बाद बना होगा। बिल्कुल सही बात है। ऑन द अदर हैंड वो बोलता है कि जो आज कंट्रीज इक्वेटर के पास है वहाँ उतना अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं मिलता, क्योंकि वो रिसेंटली वहाँ आई हैं। अच्छा, इंडिया में कोल मिलता है क्या? हाँ, इंडिया में कोल मिलता है। इंडिया में कोल कैसे मिलता होगा भाई, एक समय इंडिया यहाँ था, राइट। एक समय इंडिया गोंडवाना के पास था, फिर धीरे धीरे इंडिया मूव करा होगा, तो वो धीरे धीरे किसके पास आया होगा, तो आप बोलोगे इक्वेटर के पास आया होगा। जब वो इक्वेटर के पास आ गया होगा तो ऐसा तो नहीं ना एक दिन में निकल गया होगा वहाँ से, कुछ लाखों साल वो इस वाले रीजन में रहा होगा, ये इक्वेटर के पास वाले इस रीजन में रहा होगा। इंडिया मूव करते 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 धीरे धीरे इंडिया मूव कर रहा था। उस बीच यहाँ हार्डवुड ट्रीज भी हुए, वो दफन भी हुए और वो कोल में कन्वर्ट भी हुए। लेकिन इंडिया स्पीड से मूव करके आज कहाँ आ गया,
अराउंड इस पोजीशन में आ गया। तो इंडिया जल्दी जल्दी मूव किया। तो इंडिया में कोल तो मिलता है, लेकिन इंडिया के जो कोल की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोल जितना ज़्यादा पुराना होता है उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये एविडेंस का क्या नाम था? दैट इज द पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस एंड इट इज़ येट टू बी चैलेंज्ड। इसने किसकी स्टडी करी? जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर पे जो एरिया है उसको बोलते हैं रूर वैली, वर्ल्ड का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। इसने उसकी स्टडी करी और हमको क्या बताया कि आज यहाँ पर ट्रीज़ नहीं है, फिर भी इतनी अच्छी क्वालिटी का कोल मिलता है। ऑन द अदर हैंड इंडिया जो कि ट्रॉपिकल कंट्री है, जहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इंडिया भी रिसेंटली वहाँ आया है, शायद कुछ करोड़ों साल बाद वहाँ अच्छी क्वालिटी का कोल हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो इसका फोर्थ एविडेंस था, जिसका क्या नाम था? दैट इज द पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस एंड इट इज येट टू बी चैलेंज्ड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रहेगा, पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस जो है इसको आज तक कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया। अब इसने इतनी सारी थ्योरीज दे दी अपनी। अब इससे पूछा गया कि भाई आप बता रहे हो कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इसका थ्योरी का नाम ही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है ओशियन फ्लोर के ऊपर। तो इससे पूछा गया ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो कॉन्टिनेंट्स को मूव करा रहा है। अब जैसे ही इसने ये सोर्स बताए, ये बात बोली, ड्राइविंग मैकेनिज्म के बारे में बात करी, इसकी थ्योरी ऑल टुगेदर क्या कर दी गई? रिजेक्ट कर दी गई। तो इसने दो ड्राइविंग मैकेनिज्म के बारे में बात करी है। इसने दो फोर्स बताए जो कॉन्टिनेंट्स को क्या करा रहे हैं? मूव करा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर। तो पहला जो इसने बताया, इसने बोला ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। सबसे पहले इसने क्या बोला? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, जिसको एक टाइडल पुल भी बोलता है। भाई ये क्या बोलता है? सन है, अर्थ है, सन बड़ा है, ओके, अर्थ मैं बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर क्या है? मून है। भाई सन अर्थ के अपनी तरफ खींचना चाहता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाहता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है? तो ये बोलता है कि जो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोला कि अगर सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करे, तो उसको आज से 10,000 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो अर्थ सन में जाके गिर जाएगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो पहला एविडेंस जो था इसका, दैट इज द ग्रेविटेशनल और टाइडल पुल ऑफ सन एंड मून इज रिजेक्टेड। पहला एविडेंस मैंने बताया क्या है और उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। अब दूसरा फोर्स जो इसने बताया उसको बोलते हैं पोल फ्लिंग। पोल फ्लिंग मीन्स नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पोल फ्लिंग का मतलब क्या होता है? भाई ये क्या बोलता है? अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, स्पीड से बिल्कुल रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व नहीं, रोटेट कर रही है। तो रोटेट करने के कारण अर्थ में कौन सा फोर्स लगता है? तो ये बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण अर्थ सारी चीज़ों को बाहर फेंकना चाहती है, बिल्कुल तो बाहर फेंकना चाहती है, जिसके कारण कॉन्टिनेंट्स क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं। तो ये क्या बोलता है? फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, that is the centrifugal force is probably responsible for the drifting of continents over the ocean floor। तो ये मैंने आपको क्या समझाई? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को उसके लाइफ टाइम में रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हमें कुछ न्यू कंसेप्ट देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑफ आर्थर होम्स। Convection current of Arthur Holmes was used in the seafloor spreading theory and later in the plate tectonics also। तो अब हम चलेंगे towards the plate tectonics theory और समझने की कोशिश करेंगे कि कन्वेक्शन करंट सेल क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, और तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी अपने आप में गलत नहीं है, बट वो इनकम्प्लीट है। लेकिन आज के लेक्चर को अभी हम फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर लेक्चर काफ़ी पसंद आया है तो क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। सारे के सारे टॉपिक यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।